Now, let me discuss the situation. इस प्रॉब्लम को कैसे करा जाए, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस को पॉइंट मास में कन्वर्ट करा जाए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इस्तेमाल करके। हम कहेंगे 70 केजी का एल सेक्शन है और हमें यह भी दिख रहा है कि यह लेंथ है 4 मीटर, यह लेंथ है 3 मीटर, 7 मीटर की टोटल लेंथ दिख रही है। मीन्स ईच मीटर ऑफ लेंथ हैव गॉट 10 केजी वेट। हम 70 केजी वेट को में कहेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है ये तो 40 केजी की होगी और जो वर्टिकल रॉड है 30 केजी की होगी। हम 4 मीटर की हॉरिजॉन्टल रॉड मासलेस बनाते हैं और 3 मीटर की वर्टिकल रॉड को मासलेस कर देते हैं और इनके मासेस को हम इनके सेंटर ऑफ मास पर लटका देते हैं। इधर हम 40 केजी वेट और इसके सेंटर ऑफ मास पर इधर हम 30 केजी वेट लटका देते हैं। ये हमने दोनों रॉड को मासलेस कर दिया और उनके मास को उनके सेंटर ऑफ मास पर लटका दिया। अब इधर 50 केजी वेट लटक रहा है तो इधर हम 50 केजी वेट इस तरह से लगा देते हैं और इधर 20 केजी वेट है तो इस जगह पर हम 20 केजी वेट लगा देते हैं। ये सारी तो फोर्सेस जो हमें साफ साफ दिख रही है, एक्शन है इनफैक्ट। अब हम सोचते हैं कि रिएक्शन फोर्स पॉइंट ए और पॉइंट बी पर किस तरह से होगी। जरा सोचिए, इस जगह पर यह चीज लटकी हुई है, यदि पॉइंट बी पर यह सपोर्ट नहीं होता तो क्या होता? पॉइंट बी पर यह सपोर्ट नहीं होता तो पूरा सिस्टम ऐसे घूम जाता। इसको ऐसे घूमने से प्रिवेंट करने के लिए पॉइंट बी पर सपोर्ट के द्वारा इस तरीके से कुछ फोर्स मिलना चाहिए। उसकी डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड जो अभी हमें नहीं पता है, जो हमें डिटरमाइन करना है, इस जगह पर रिएक्शन फोर्स एन बी। डायरेक्शन तो एटलीस्ट हम कमेंट कर ही सकते हैं, मैग्नीट्यूड पर हम कोई बात नहीं कर सकते। अब पॉइंट ए पर, पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर ये पूरा सिस्टम ऐसे गिर जाएगा। इसको इस तरह से गिरने से प्रिवेंट करने के लिए पॉइंट ए पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ ऐसे कुछ खींचेगा। कितने फोर्स के साथ खींचेगा यह नहीं पता है, किस एंगल के साथ खींचेगा यह भी नहीं पता है। पॉइंट ए पर यह रिएक्शन फोर्स एन ए, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है, इसका डायरेक्शन भी नहीं पता है, इसका कुछ एंगल थीटा हो सकता है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसे रिजॉल्व करके हम यह बात जरूर लिख सकते हैं कि इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम NAX कह देंगे और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम NAY कह देंगे। This is the first assignment, drawing such a free body diagram and indicating all forces। साथ में मैंने जहां आवश्यकता थी वहां फोर्सेस को रिजॉल्व भी कर दिया, NA को रिजॉल्व करने की आवश्यकता थी उस जगह पर हमने इसको रिजॉल्व भी कर दिया। अब इस चीज को ड्रॉ करना सबसे पहले सीखिए। एक और बार बड़े ध्यान से उस सिस्टम को देखिए और यह जो बनाया गया है इसको देखिए। इस चीज को सही से बना लेना, 50% हमारी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। अब
आगे की 50% प्रॉब्लम 3 इक्वेशन को प्रॉपरली बनाना और उन्हें सॉल्व करना। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, या इधर लिखता हूं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम जो बात लिखेंगे, इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, इसका भी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं, 30 केजी 20 केजी इनका भी कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं। Na का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने Na से दिखा रखा है, Nb। यह नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, हम सिर्फ यह कह सकते हैं NaX वुड बी इक्वल टू Nb। मगर इस इक्वेशन को लिखने से हमें कोई अभी बेनिफिट नहीं मिलता है। ना तो हमें NaX की वैल्यू समझ में आ रही है, ना हमें Nb की वैल्यू समझ में आ रही है, ना हमें Na का कोई डायरेक्शन समझ में आ रहा है। डेफिनेटली दिस इक्वेशन वुड होल्ड, बट एट दिस स्टेज हमें ये इक्वेशन किसी काम की नहीं। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, मींस वाई एक्सेस के अलॉन्ग सारी फोर्सेस 0 होनी चाहिए। चलिए इसमें हम देखते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग, नेगेटिव एक्सेस के अलॉन्ग 50 केजी। इट सिंपली मींस ऑल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। 50 केजी प्लस 40 केजी प्लस 30 केजी प्लस 20 केजी वुड बी इक्वल टू NaY। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स सिर्फ NaY है, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स सिर्फ NaY है, बाकी सारी फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड है। 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20। NaX हॉरिजॉन्टल, NB हॉरिजॉन्टल, इससे NaY तो मिल जाता है, NaY तो हमें मिल जाता है, मगर सिर्फ NaY के मिल जाने से पर्पस फिर भी सॉल्व नहीं होता। 50 प्लस 50 100 140, 140 केजी वेट, मगर Na फिर भी नहीं मिल रहा, उसका डायरेक्शन फिर भी नहीं मिल रहा। इस जगह पर तीसरी इक्वेशन जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स में अभी अभी सीखी है, उसे अप्लाई करना, सीखना वह सबसे कंपलसरी है। दैट इज समेशन ऑफ टाउ z इज 0। सबसे पहले z एक्सिस हम कहते हैं, इस पॉइंट A से पास होते हुए बोर्ड के परपेंडिकुलर हम z एक्सिस इमेजिन करें। इस तरह से हम कहते हैं किसी भी इंस्टेंट पर यह बॉडी इस z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, मगर रोटेट नहीं कर रही। यदि इस जगह पर यह पॉइंट बी पर सपोर्ट टूट जाए तो एकदम से घूम जाएगी इधर, मगर यह रोटेट नहीं कर रही है। समेशन ऑफ टाउ z 0 होना चाहिए, इस z एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब टाउ z 0 करने के लिए सबसे पहले हम देखें किन किन फोर्सेस की वजह से टॉर्क होगा, किन की वजह से नहीं होगा। 50 केजी की वजह से टॉर्क लिख रहा हूं। 50 केजी की वजह से जब मैं टॉर्क लिखूंगा, सबसे पहले आर क्रॉस एफ लगाता हूं। आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन देखता हूं, राइट हैंड थंब रूल, आर क्रॉस एफ। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज आउटवर्ड द बोर्ड, इट्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। We mean to say 50 kg weight would rotate the body in anti-clockwise direction. Let us say this is a positive value. So, plus 50 into 50 is the magnitude of force and its perpendicular distance is 4 meter. सारी distance में meters नहीं substitute करूंगा. Now, torque due to this 40 kg weight. Once again, R cross F से उसका डायरेक्शन पहले देखें. Right hand thumb rule, R cross F, outward the board. It's once again anti-clockwise torque. This force would also rotate the body in anti-clockwise direction. And positive torque plus 40 into 2. इसकी 40 kg weight है, दूरी है इधर से इधर तक 2.
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या Na की वजह से कोई टॉर्क होगा? Na, this normal reaction at point A, it's acting on axis itself, एक्सेस पर ही एक्ट कर रही है। इट्स मॉड आर इज जीरो। मॉड आर जीरो हो जाने से Na की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा। Na would never rotate the body, it may be in any direction, किसी भी डायरेक्शन में उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह फोर्स सीधा एक्सेस पर ही लग रहा है, इसका मॉड आर जीरो है, इसलिए Na की वजह से कोई टॉर्क नहीं। Na बॉडी को ना तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगी और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जरा सोचिए 30 केजी वेट की वजह से, क्या 30 केजी वेट की वजह से कोई टॉर्क होएगा? हम कहते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है उसकी दूरी भी फाइनाइट है, बट दैट फोर्स इज कोलिनियर विथ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर कोलिनियर है, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू यदि हम देखेंगे टॉर्क निकालते समय तो वह 0 डिग्री। हम कहेंगे टॉर्क ड्यू टू दिस 30 kg वेट वुड ऑल्सो बी 0। इस 30 kg वेट की वजह से भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा इज 0, बिकॉज दिस फोर्स वेक्टर इज कोलिनियर विथ रेडियस वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम इज 0। आर क्रॉस एफ में मॉड एफ साइन थीटा इंटू एन कैप, साइन थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए 30 kg वेट की वजह से भी कोई टॉर्क नहीं। क्या 20 kg वेट की वजह से कोई टॉर्क? इस फोर्स की वजह से, द सेम रीजन, द सेम लॉजिक, रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर कोलिनियर। भले ही फोर्स फाइनाइट है, भले ही उसका पॉइंट ऑफ एक्शन की दूरी भी फाइनाइट है, मगर रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर कोलिनियर हो जाने से, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाने से मॉड ऑफ टॉर्क यहां भी 0 होगा। 20 kg की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगना है, बॉडी 20 kg वेट की वजह से कभी भी रोटेट नहीं करेगी। टॉर्क ड्यू टू एनबी फाइनाइट। इधर देखते हैं हम आर क्रॉस है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ फोर्स की तरफ, ये रेडियस ये अलॉन्ग उंगलियों को ले जा रहे हैं सीधे हाथ की और फोर्स की तरफ घुमा रहे हैं। टॉर्क इनटू द बोर्ड, आई मीन टू से दिस फोर्स वुड जनरेट क्लॉकवाइज टॉर्क, दिस फोर्स वुड रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट दिस एक्सिस, इसकी वजह से टॉर्क नेगेटिव होएगा। एनबी into its perpendicular distance is 3. This is net torque on the body about z axis, and the concept says that this must be 0. 50 into 4, 200 plus 80. NB is equal to 280 by 3 kg. समेशन ऑफ टाउ जेड सबसे काम की इक्वेशन रही। इस इक्वेशन को लगाते से ही एनबी एकदम से हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन पहले से ही पता था, और एनबी के मिलते से ही एनबी इज इक्वल टू एन एक्स, यही इक्वल टू एन ए एक्स हो गया। और एन ए एक्स के मिलते से ही एन ए मिल जाएगा, एन ए इज एन ए एक्स स्क्वायर प्लस एन ए वाई स्क्वायर, Na is under root of nax square plus nay square, and this theta is given by tan theta is equal to nay upon nax। तो na मैं लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ 140 square plus 280 by 3 whole square, 280 by 3
whole square plus 140 square, and theta would be tan inverse of NAY 140 upon NAX 280 by 3. So 140 cancelled, 3 by 2. This would be reaction force at A, its magnitude. Theta would give its direction, उसका यह direction होगा. Reaction force at point B is given by this. एक बार बड़े ध्यान